नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर, जहां नए साल में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बताएंगे यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 6 जनवरी को आएगी। 31 जनवरी को आने वाले फाइनल ड्राफ्ट की तारीख में काफी बदलाव हुआ है। और इसके अलावा बात यह भी होगी कि समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। एसआईआर अभियान में कार्यकर्ताओं की सक्रियता को टिकट का आधार बनाया गया है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है और इस पैमाइश के बाद आगे क्या होगा। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। योगी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। नए साल के आगाज के साथ ही कैबिनेट में फेरबदल और नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो आधा दर्जन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, जबकि 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बड़े स्तर पर अदला बदली की तैयारी भी कर रही है। सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। नए साल में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा है। कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही नए चेहरों की एंट्री की भी खबर है। फिलहाल योगी सरकार में कुल 54 मंत्री हैं, जबकि संवैधानिक रूप से 60 तक की जगह है, यानी 6 पद खाली हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में जुटी है। मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी प्रदेश संगठन की नई टीम का गठन 1 महीने के अंतराल में हो सकता है। जब कैबिनेट का फेरबदल होगा, उसी के आसपास संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पार्टी नेतृत्व जब चाहता है और जब उचित समझता है, इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है। ये बदलाव सतत प्रक्रिया है। किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होना है, कार्यकर्ता की किस उपयोगिता के हिसाब से उससे काम लेना है, ये नेतृत्व बेहतर जानता है और समय के अनुसार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का फेरबदल भी हो सकता है और संगठन का विस्तार ही होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर कद बढ़ाया जा सकता है। जाट वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति साफ दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के प्रमुख गुर्जर नेता अशोक कटारिया का भी नाम जोरों पर है। एबीवीपी और बीजेपी के पुराने कैडर अशोक कटारिया योगी 1.2 में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। वहीं राज्य मंत्री बलदेव औलख का कद बढ़ाने की तैयारी है। वो योगी सरकार में सिख समाज के इकलौते मंत्री हैं। उन्हें कैबिनेट रैंक देकर सिख समुदाय को साधा जा सकता है। बहुत जो राजनीतिक विद्यार्थी हैं इस बात को देख रहे हैं कि आगामी जनवरी माह में 1 साल का जो कार्यकाल बचता है सरकार के पास, उसके बाद काम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत अच्छे चाहिए। इसलिए अब उन चुनिंदा लोगों को जगह दी जाएगी जो सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएं और जनता में आम जन की भावना जिस तरह से भाजपा में है कि आम आदमी तक और अंतिम पायदान तक पहुंचना है, ऐसे चिन्हित लोगों को भाजपा वरीयता देने जा रही है। ये विस्तार सिर्फ नए चेहरों तक सीमित नहीं, कई मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं, जबकि संगठन से कुछ नेता सरकार में और सरकार से कुछ संगठन में शिफ्ट हो सकते हैं। बीजेपी का फोकस 2027 मिशन पे है। जातीय संतुलन और प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल हो सकता है। हर मास खत्म होने के बाद जनवरी में कभी भी ये बड़ा ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, पश्चिम यूपी के बड़े जाट चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इसी तरीके से अशोक कटारिया समेत कई ऐसे चेहरे हैं जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकते हैं। यानी कि कई नए चेहरों को जहां योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और वहीं यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 6 जनवरी को आएगी। 31 जनवरी को आने वाली फाइनल ड्राफ्ट की तारीख में बदलाव हुआ है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियों की समय सीमा अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब इसी पर टिकी हुई है।
क्योंकि एसआईआर के दौरान करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने की बात सामने आ रही है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में एसआईआर से जुड़ी तारीखों में फिर से बदलाव हुआ है। 31 जनवरी को आने वाला फाइनल ड्राफ्ट अब 6 जनवरी को आएगा। इसके साथ ही 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल होंगी और 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस की प्रक्रिया और आपत्तियों का निस्तारण होगा और 6 मार्च को फाइनल सूची आएगी। एसआईआर प्रक्रिया में आंकड़ों पर गौर करें तो सूत्र बताते हैं कि 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं, जबकि 1 करोड़ 26 लाख लोग शिफ्ट हुए हैं। मृतकों का आंकड़ा 45,95,000 है। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 23,32,000 है। वहीं मिसिंग वोटर्स की संख्या 84,20,000 और फॉर्म जमा नहीं करने वालों की संख्या 9,37,000 है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटने के मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसे नाम कटना नहीं कहेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता हर बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसका प्रयास है। कटे हैं ये आप ना कहिए, एसआईआर की प्रथम प्रक्रिया है। जो फार्म दिए गए थे जितने वापस आ पाए हैं उसमें 2 करोड़ 89 लाख के लगभग कम है। भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि मतदाता सूची शुद्धता के साथ सामने आवे और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जो मतदाता हो वही मतदान करे। कोई घुसपैठिया न करे, कोई बूथ कब्जा न करे, कोई बूथ लूटे नहीं। यूपी में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया 26 दिसंबर को पूरी हुई। पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। अब ड्राफ्ट सूची में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख नाम रहने की उम्मीद है। खबर है कि शहरी इलाकों में ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। दरअसल लोग नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से जगह बदलते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट अपडेट नहीं कराते। यही वजह है कि शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। वैसे भी एसआईआर में फॉर्म भरने के लिए लोगों को लंबा समय दिया गया कि वे अपना फॉर्म भर दें, लेकिन अब भी जो लोग किसी कारण से छूट गए होंगे उन्हें फॉर्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने कैडर को मजबूत कर रही है। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय भी बना रही है। पार्टी ने टिकट वितरण में अब सर्वे, सक्रियता और एसआईआर पर परफॉर्मेंस को ही आधार बनाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो जैसा होने वाला है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम को अपनी स्ट्रेटेजी का केंद्र बना लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जो कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में सक्रिय रहेंगे उन्हीं को 2027 में टिकट मिल पाएगा। वहीं लापरवाही करने वालों का टिकट कटना तय है। 2027 का चुनाव जब नजदीक है तो जो नेता कार्यकर्ता वो सक्रिय हैं, निश्चित रूप से वो जनता के बीच में लोकप्रिय भी होंगे, जनता किससे उनका लगाव भी होगा और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उसका निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा और उन नेताओं को भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। पार्टी का मानना है कि एसआईआर के बहाने कार्यकर्ता फील्ड में उतरें, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़ें और उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव में भी सपा ने जमीन पर मेहनत करने वालों को तरजीह दी थी। इसका नतीजा सबके सामने है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। अखिलेश यादव का कहना है कि हम पीडीए समर्थकों के वोट बचाने के लिए पार्टी ने प्रहरी नियुक्त करने का फैसला लिया है। जो नेता इस काम में आगे रहेंगे उन्हें 2027 में बड़ा फायदा होगा। एक तो इसके जरिए संगठन में जो संबंधित कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो कितना सक्रिय है ये भी तय हो सकेगा। बूथ स्तर पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, पुख्ता है, इसका भी आकलन हो सकेगा। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में चुनावी समीकरणों पर भी एसआईआर की प्रक्रिया का असर होगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए अपने कैडर को मजबूत कर रही है, बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय बना रही है। टिकट में वितरण अब सर्वे, सक्रियता और एसआईआर परफॉर्मेंस के आधार पर होगा।
समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल एसआईआर ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। वो लोग जो इस पूरी प्रक्रिया में शिथिल नजर आएंगे या फिर इंटरनल रिपोर्ट में उनके बारे में ये बातें आएंगी कि उन्होंने मेहनत से काम नहीं किया है, उनका टिकट कटना पक्का माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश पूरी हो चुकी है। जिला अधिकारी के आदेश पर पहुंची 22 लोगों की टीम ने मस्जिद से लगे कब्रिस्तान का इंच नापा है, क्योंकि शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पिछले साल उन्हीं में से कुछ ने संभल में उत्पात मचाया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के इर्द गिर्द 1-1 इंच की पैमाइश की गई, नापा गया और पता लगाने की कोशिश की गई कि जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर कितना कब्जा हुआ। इसके लिए तहसीलदार के नेतृत्व में 22 लेखपाल और 4 कानूनगो की टीम संभल की जामा मस्जिद के पास के कब्रिस्तान पहुंची और फिर शुरू हुई पैमाइश। कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी अधिकारियों ने इंची टेप से 1-1 इंच नापा। यहाँ पर पैमाइश की टीम जो पैमाइश करने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की पहुंची है, वो पूरे एरिया को यहाँ पर पैमाइश कर रही है। देखिए इस तरह से होती है पैमाइश, यानी नापना कितना एरिया यहाँ पर है, किस एरिया में जो सरकारी संपत्ति या फिर जो अतिक्रमित एरिया है उसको यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है। श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने शिकायत की थी कि संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, दुकानें और मकान बनाए गए। शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र त्यागी का दावा है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के आसपास सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें कब्जा किए गए मकानों और दुकानों से ही पत्थर फेंके गए थे। इसके बाद संभल के डीएम ने पैमाइश के लिए एक टीम भेज दी, जिसने कब्रिस्तान की जमीन भी नापी और इस इलाके में बने घरों और दुकानों की जमीन को भी नापा गया। जहाँ पर ऊपर कर्मचारी खड़े हैं, ये कब्रिस्तान का एरिया आपको दिखा रहे हैं हम पूरा। ये कब्रिस्तान जामा मस्जिद से सटा हुआ है। आप ऊपर की तरफ हम लेकर जाते हैं आपको, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये अलग अलग लोकेशन से है और इसीलिए जामा मस्जिद से सटा हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एसडीएम के साथ ये अधिकारी आए थे यहाँ पर। पूरा जो स्थानीय प्रशासन है संभल का, तहसीलदार, कानूनगो, क्योंकि 22 का यहाँ पर जो लेखपाल हैं वो यहाँ पर इस पूरे पैमाइश में अपना साथ देंगे। उसके अलावा 4 कानूनगो हैं यहाँ पर। और ये देखिए इस पूरे एरिया में जो कब्रिस्तान का एरिया है इसको देखा जा रहा है। अधिकारी अपने साथ नक्शा लेकर पहुंचे थे। मामला संवेदनशील था, इसलिए सुरक्षा बल पहले ही पहुंच गए थे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी गई। इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच पूछताछ भी हुई और नपाई भी की गई। जिन जिन दुकानों में अधिकारी गए उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। कुछ दुकानदारों ने भरोसा जताया कि उनके पास पक्के कागज हैं, इसीलिए उनकी दुकान को खतरा नहीं है। हमारे पास बैनामा है 100 साल पुराना, और 100 साल पुराना हमारे पास में उसके बाद नक्शा भी है। तो आप पहले ज़मीन की भूमि पूरी हो है, वो कब्रिस्तान की भूमि, उसके बाद 478 हेक्टेयर ज़मीन बताई गई है इसमें। उसकी भूमि पूरी होने के बाद ही देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, अगर पैमाइश में आती है, आपका अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आता तो आपको नहीं, पहले हमारे पास बैनामा है, हम बैनामे से मालिक हैं। ऐसा नहीं है जिसका नहीं है उसका कहना बैनामे देखा जाए कि किस किस का कितना बैनामा है और किसका क्या है। संभल के डीएम के मुताबिक वहां पर 4780 स्क्वायर मीटर इलाके की पैमाइश की गई, क्योंकि शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान के जमीन पर दुकानें और मकान बनाए गए हैं और ये दुकानें और मकान 15 से 20 साल पुराने हैं। लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले धारा 67 के अंतर्गत दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर विभिन्न लोगों ने दुकानें और मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, तो उसी के 3 कोनों पर कब्जे पाए गए और वहाँ मूल रूप से केवल कब्रिस्तान की भूमि है, अन्य कोई भी भूमि नहीं है। वो सार्वजनिक भूमि है और ग्राम कोट में पड़ती है और गाटा संख्या उसका 32/2 है। तो पैमाइश करके आज पूरी रिपोर्ट बन जाएगी और उसके बाद धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चलेगा और लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन जिन के कब्जे हैं उनको नोटिस भी दिया जाएगा और उसी के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
संभल में कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश का ऐलान पहले ही हो चुका था, इसीलिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। सुरक्षा बल ने पहले ही पूरा इलाका घेर लिया और फिर सरकारी अधिकारी पहुंचे और उन्होंने पैमाइश का काम पूरा किया। बीएसपी के लिए 15 जनवरी का दिन खास है। इस दिन बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे। पहले लखनऊ फिर नोएडा, अब जन्मदिन मनाने की तैयारी उनकी इसी सिलसिले के साथ जारी है। बीएसपी इन सम्मेलनों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाशने में जुटी हुई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी बीएसपी एक बार फिर से 15 जनवरी की तैयारी में जुट गई है। इस दिन बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। बीएसपी ने हर मंडल स्तर पर बड़ी सभाओं के आयोजन का प्लान किया है। इन सभाओं में सर्व समाज की भागीदारी होगी और बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो बहुजन समाज पार्टी को इस बात को सोचना होगा कि वो अपने जन्मदिन से कोई भी तैयारी शुरू करे। जन्मदिन तो हर साल आता है, इस बार चुनाव है इसलिए उसको विशेष बनाया जा रहा है। अच्छी बात, मैं भी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जो जनता की मंशा है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी क्या जनता की भावनाओं पर चलने के लिए तैयार है? हम तो इंडिया गठबंधन बनाकर भाजपा को हरा रहे हैं। बीएसपी के इस प्लान पर कांग्रेस का कहना है कि दलित और पिछड़ों की असली आवाज तो वो उठा रही है। बीएसपी सिर्फ चुनावी मौके पर जन्मदिन को विशेष तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में सांसद रमाशंकर राजभर ने बीएसपी को बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के खिलाफ लड़ाई में अगर बीएसपी पीडीए के साथ आ जाए तो हम स्वागत करते हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में पीडीए का गठबंधन बना रहे हैं। एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है और इस लड़ाई में जितने लोग आएंगे उनका स्वागत है। कुल मिलाकर मायावती का यह जन्मदिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संकेत भी है। बीएसपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है, जबकि विपक्षी दल गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। 15 जनवरी को बसपा प्रमुख मायावती का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है और इसी जन्मदिन के बाद से पूरी तरीके से बसपा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि 2026 में जहां पंचायत चुनाव हैं तो 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं। न्यूज 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली से। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में सगाई होने की खबर सामने आई है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से रेहान की एंगेजमेंट हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक मामला है, जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की एंगेजमेंट को लेकर है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से उनकी सगाई होने की खबर सामने आई है। दावा है कि सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद राजस्थान के रणथंभौर में एक बेहद निजी समारोह में हुई। कार्यक्रम को पूरी तरह निजी रखा गया। अब शादी कब होगी इसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि आने वाले समय में शादी से जुड़ी तारीख भी तय की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी परिवार के साथ रणथंभौर में ही हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, जहां पूरा गांधी परिवार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होगा। वहीं रेहान अबीबा की सगाई का जश्न भी मनाएगा। 24 साल के रेहान वाड्रा एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अबीबा उनकी काफी समय से गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते हैं। हालांकि रेहान खुद को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। रेहान ने दिल्ली, देहरादून और बाद में लंदन से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेहान वाड्रा ने कला के क्षेत्र में कदम रखा। रेहान अब तक अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क की कई प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। वहीं अबीबा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं। पेशे से फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और बिजनेस वुमन है। अबीबा के बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉलर भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। गांधी परिवार नए साल का जश्न रणथंभौर में सेलिब्रेट करने वाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
सवाई माधोपुर पहुंची हैं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। रॉबर्ट वाड्रा, अन्य परिजनों और रिश्तेदारों के साथ राहुल और प्रियंका भी पहुंचे हुए हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले से सवाई माधोपुर पहुंचे। रणथंभौर स्थित होटल शेर बाग में गांधी परिवार का स्टे होगा और करीब 2 जनवरी तक गांधी परिवार का रणथंभौर में रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। परिवार सहित रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया। तो सवाई माधोपुर राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी हो चुकी है गांधी परिवार की।